एक बार पुनः स्वागत है आपका बभनियाओं की यात्रा पर। इससे पहले कि हम चौथी कड़ी की ओर बढ़ें, आइए देखते हैं तीसरी कड़ी के रिकैप। इसमें हमने क्या क्या देखा है एक बार याद ताज़ा करते हैं और बढ़ते हैं आगे की ओर। शंकर शर्मा जी बता रहे हैं कि 30 साल पहले जब यहाँ पर कुएं की खुदाई के लिए यह शिवलिंग मिला तो सभी की आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। और आइए अब हम देखते हैं 3500 साल पुराने पुरापात्रों के अवशेष के बारे में। ये जो है ये कटोरे का पात्र है, जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि यहाँ धनाढ्य लोग भी रहते थे। और ये भी गौतम बुद्ध के युग का है। मौजूदा समय में बभनियाओं के जिस हिस्से में ये हरे लहलहाते खेत दिख रहे हैं, कभी यहाँ गंगा का प्रवाह पथ हुआ करता था। बभनियाओं के टीले और उसके आसपास के हिस्सों का अवलोकन करने के बाद एक बार फिर मैं आ चुका हूँ उस स्थान पर जहाँ मेरी जिज्ञासा बार बार मुझे खींच रही थी। मैं खत्ती के ऊपर खड़ा होकर अवलोकन कर रहा था, बड़ी बारीकी से देख रहा था कि कार्य कैसे किया जा रहा है। इस स्थान पर मैं अकेला नहीं हूँ। इस कार्य को देखने के लिए आसपास के बड़े बुजुर्ग और युवा रोज चले आते हैं। आज भी वे आए हैं और निहार रहे हैं खत्ती के अंदर चल रहे क्रियाकलापों को। इनके बीच यह जिज्ञासा है कि आखिर इतने वर्षों तक हमें इसके बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं हो सकी। कुछ देर तक खत्ती के बाहर खड़े रहने के बाद आखिर मैं भी उतर ही गया खत्ती के अंदर। बेशक मेरे दोनों घुटनों में बहुत दर्द था, मगर वह दर्द भूलकर मैं अतीत की यात्रा में आगे बढ़ने को उत्सुक था और मेरी उत्सुकता मुझे एक एक चीज़ को बारीकी से देखने के लिए प्रेरित कर रही थी। कुछ देर तक अवलोकन करने के बाद अचानक मुझे याद आया कि अरे, मैं तो जूते पहने पहने आ गया। मैंने तत्काल जूते उतारे और बढ़ गया गर्भगृह के अंदर। और इस धरती पर पैर रखते हुए मुझे एहसास हो रहा था कि मैं 2200 साल पुराने एक अवशेष के पास खड़ा हूँ और उसे महसूस कर रहा हूँ। इस दौरान मैंने अपने मन की कुछ बातें प्रोफेसर अशोक सिंह से साझा की। इस दुर्लभ शिवलिंग को देखना अपने आप में अतीत में जाने जैसा है और स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि भगवान शिव की जटाएं हैं, मस्तक है, नाक है, आँख है, मुंह है। वो एक पूरा मुखाकृति इस शिवलिंग में दिख रही है। और ये चौकोर अर्घा, ऐसी स्थिति ये कहा जा सकता है कि ये काशी का अब तक का सबसे प्राचीन शिवलिंग है। अब तक जो काशी में जो सबसे पुराने मंदिर की बात होती है वो कर्दमेश्वर महादेव के मंदिर की बात होती है, कंदोवा स्थित। वो मंदिर भी अधिकतम 1200 से 1400 साल की 11वीं-12वीं शताब्दी का माना जाता है। मगर ये जो एक मुखी शिवलिंग है, इस एक मुखी शिवलिंग की प्राचीनता 2000 साल पुरानी इस शिव मंदिर के साथ बहुत सारी और भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो धीरे धीरे सामने आएंगी। और ये है उसका अर्घा मुख्य, और अर्घे के बाद का ये परिक्रमा पथ है। इस परिक्रमा पथ पर जब शुरू में खुदाई की गई तो करीब करीब 2 मीटर चौड़ा मिला था, और जब अंदर नीचे की तरफ जाने लगे ये परिक्रमा पथ का हिस्सा है जो ऊपर। और बाद में जो किया गया तो एक और दीवार मिली जो मूल दीवार जो ये बता रही कि ये पहले में छोटा था परिक्रमा पथ, और उस समय भी ऐसी ज़रूरत महसूस की गई होगी, ऐसा प्रतीत हुआ होगा कि जो लोग आ रहे हैं उनके लिए स्थान कम पड़ रहा है, और लोगों को, भक्तों को सहूलियत के लिए परिक्रमा पथ को चौड़ा किया गया होगा। हम कह सकते हैं कि जैसे आज के समय में हम लोगों ने देखा काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का विकास हुआ, एक समय ऐसा भी था, ज़्यादा नहीं, 18 से 20 साल पहले तक, जब काशी विश्वनाथ मंदिर का एक सीमा थी
उसके बीच में एक गलियारा था, गलियारे के बाद रानी भवानी, ताड़केश्वर और रानी भवानी का मंदिर था। अब सब एक के एक हो गए हैं, उनको एक का एक विस्तारित करते किया गया है। तो ऐसी ही ज़रूरत 2-2.5 हज़ार साल पहले भी महसूस हुई होगी और उसके बाद ये सब कुछ किया गया और इसको प्रमाणित किया है हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने। और सबसे जो चमत्कारिक बात है मैं यहाँ कहना चाहूँगा वो ये कि ये जो काम हो रहा है सारा काम महादेव खुद कर रहे हैं और खुद करा रहे हैं। इसके लिए मैं कुछ तर्क देना चाहूँगा और मेरे हिसाब से जो तर्क मैं दे रहा हूँ, 20 फरवरी सन 2020 महाशिवरात्रि का दिन था और उस समय ये जहाँ हम खड़े हैं हमारे बराबर ऊपर ये पूरा मिट्टी से पटा हुआ था। यहाँ पर गांव के लोग इसका इस्तेमाल अलग रूप से करते थे। तो मैं क्यों इस बात का दावा कर रहा हूँ कि महादेव ही अपना काम स्वयं कर रहे हैं और करा रहे हैं। तो ठीक ये जो शिवलिंग है इसके ऊपर पहला फरसा लगा था पूजन के समय और उस समय किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि यहाँ पर एक दुर्लभ शिवलिंग की प्राप्ति होने वाली है। तो जिस स्थान पर पहला फरसा लगा वहीं महादेव की दुर्लभ शिवलिंग का मिलना और इस कार्य को जो लोग अंजाम दे रहे हैं, BHU के प्रोफेसर ओंकारनाथ सिंह, BHU के प्रोफेसर अशोक सिंह, कहीं ना कहीं इन नामों का अर्थ महादेव के ही में अंदर समाहित है और सब कुछ एक ऐसी स्थिति में हो रहा है कि जो नहीं सोच रहे हैं वो भी हो जा रहा है। रविशंकर और डॉक्टर रविशंकर जी हैं रविशंकर जी हमारे साथ में। तो कहीं ना कहीं से शिव का समावेश इस पूरे उसमें है और हम चाहेंगे कि सर आप एक विशेष प्रकार की एक खुरपी है करनी है, इस करनी का इस्तेमाल जो है यहाँ पर किया जा रहा है। सर हम जानना चाहेंगे कि ये जिस समय आपने पहली बार इस जगह को देखा था 2020 में और जब यहाँ काम करने के लिए आए थे तो ऐसी क्या प्रेरणा थी कि आपने इसी स्थान को चुना? जहाँ तक प्रेरणा की बात है, हमें लगता है कि ये प्रेरणा कम, महादेव की कृपा ज़्यादा है। क्योंकि महादेव की कृपा से ही उनके गर्भगृह के ऊपर का टेंट का लगना ये एक चमत्कार जैसा लगता है। क्योंकि हमें नहीं पता था कि नीचे जो है शिव जी विराजमान है और जो खत्ती हम लगा रहे हैं वो शिव जी के गर्भगृह के ऊपर लग रही है। हाँ। तो ये महादेव की कृपा और उन्हीं की प्रेरणा का ये सफल था कि हम लोग टेंट उस स्थान पर लगा पाए जहाँ स्वयं वो विराजमान थे। तो ये चमत्कार ही कहेंगे इसको और इसमें उनकी प्रेरणा और उनका ही सफल था जो हम उनको निकालने में सफल हो पाए। और उस प्रथम चरण के बाद जब अचानक कोरोना का प्रकोप हुआ पूरी दुनिया में तो उससे हम भी अछूते नहीं रहे, हम यहाँ पर भी काम बाधित हुआ। और उसके बाद फिर जब 2022 में 20 फरवरी को जब आपने काम शुरू किया उस दिन भी कुछ ऐसी स्थिति थी कि आप लोग तय नहीं कर पा रहे थे कि कहाँ खोदाई करनी चाहिए, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। और उस दिन ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों ने जो स्थान चुना और वहाँ फिर आपको अचानक कुछ बहुत जल्दी रिजल्ट मिले, कुछ ऐसा है क्या? इस वर्ष भी ऐसा हमें लगा कि 20 फरवरी 2020 को जब उद्घाटन हुआ और शिव जी हमें अपना दर्शन दिए और कोरोना के उस कालखंड में भी हम लोग कोरोना के प्रभाव के बावजूद यहाँ उत्खनन कार्य करते रहे और शिव जी की बड़ी कृपा थी। यद्यपि लंबा कार्य नहीं कर पाए तो इस वर्ष हम लोगों ने भी 20 फरवरी को ही ये उद्घाटन कार्य किया और उनसे ही हम लोगों ने आदेश लिया और उनसे निवेदन किया कि हमें क्या करना चाहिए। तो उनकी प्रेरणा मिली कि आप हमारे प्रदक्षिणा पथ में नीचे जाएं और गर्भगृह का पूरा विस्तार देखने का प्रयास करें, प्रदक्षिणा पथ को जानें और पूरे मंदिर के पूरे बाह्य स्वरूप को आप जानने का प्रयास करें। ये साथ उनकी ही प्रेरणा थी। उस प्रेरणा से हम लोगों ने 20 फरवरी 2022 को ये उत्खनन कार्य शुरू किया हम लोगों ने और उसमें हम सफल भी रहे। जब हमें ये पता चला कि जो प्रदक्षिणा पथ 2 मीटर का है ये बाद में चौड़ा किया गया और जो मूल प्रदक्षिणा पथ था वो 1.5 मीटर का ही था, क्योंकि उसकी बाह्य दीवार 1.5 मीटर बाद हमें मिल गई और बाद में जब चौड़ा किया गया तो दूसरी बाह्य दीवार 2 मीटर के बाद मिली, वो भी हमें यहाँ दिखी। तो ये जो दीवार दिख रही है अभी ये मूल दीवार है, ये मूल दीवार है और ये अधिष्ठान का भाग है, ये गर्भगृह वाला हिस्सा है, गर्भगृह का हिस्सा है। तो अधिष्ठान और मूल दीवार के बीच में जो ये प्रदक्षिणा पथ है जो अपने वास्तविक संदर्भ में रहा होगा वो 1.5 मीटर चौड़ा, ये जो हिस्सा है ये हिस्सा है वो 1.5 मीटर चौड़ा। इसके बाद ये मूल दीवार है और इसके बाद जब यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ी होगी और उसको ध्यान में रखते हुए बाद में इन्होंने इस प्रदक्षिणा पथ को लगभग 2 मीटर चौड़ा किया। और हम देख सकते हैं यहाँ पर
ये इस दीवार के ऊपर ये हिस्सा जो है यहाँ तक बढ़ गया बढ़ाया है। गया। ये करीब इतना, ये मूल दीवार का हिस्सा है। तो ये दीवार सर इतनी ही होगी या और ये अलग बात की? ये दीवार बाद में बनाई गई, जब ये प्रदक्षिणा पथ को चौड़ा किया गया तो उन्होंने दूसरी बाह्य दीवार बनाई, जो ये बाह्य दीवार दिख रही है। ये इसका स्ट्रेंथ जो दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो मूल दीवार और मूल प्रदक्षिणा पथ था वो लगभग 200-300 साल तक चलता रहा। बाद में श्रद्धालुओं की संख्या जब बढ़ी होगी तब उन्होंने महसूस किया होगा कि प्रदक्षिणा पथ को चौड़ा किया जाए, तब उन्होंने प्रदक्षिणा पथ को चौड़ा करके एक दूसरी बाह्य दीवार का निर्माण किया। और ये जो मटेरियल लगा हुआ है इसके नीचे, अब इसमें प्रदक्षिणा पथ का जो ये आप देख रहे हैं नीचे मटेरियल, ये प्रदक्षिणा पथ भी ये कई चरणों में बना हुआ है। ये जैसे कि हम इसको अलग अलग इसमें लेयर्स महसूस कर सकते हैं। नीचे ईंटे की एक आप लेयर देख सकते हैं, जो ईंटें लगी हुई हैं, ये मोटी जो है ईंटें। जी। उसके बाद जो है आप छोटे छोटे टुकड़े ईंटों के लगे हुए ये जो टुकड़े वाले हैं, फिर उसके ऊपर सुर्खी है, ये हिस्सा सुर्खी का हिस्सा है वो। अच्छा। और उसके ऊपर फिर ईंटों को कूटा गया है। ये ईंटें कूट कर बनाई बनाई गई है। इस प्रकार इसकी यानी उस समय की तकनीक भी बहुत आप ये कह सकते हैं कि बहुत रिच रही होगी। बहुत तकनीक रिच थी, क्योंकि इसको बनाने में वो सुर्खी का प्रयोग करते थे, वो गोंद डालते थे, वो तमाम चीज़ों को जैसे हमारे सीमेंट की तरह बनाते हैं उस तरह से मजबूत करते थे इसको। और इसको इसलिए मोटा बनाया है क्योंकि यहाँ श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ की संख्या बड़ी रही होगी, तो ये प्रतिष्ठा पर दब न जाए इसलिए उसको बहुत मजबूत बनाया गया। प्रोफेसर अशोक सिंह जैसे जैसे नई नई जानकारियां देते जा रहे थे, वैसे वैसे मेरा कौतूहल भी बढ़ता जा रहा था और मैं यह सोचकर मन ही मन गदगद हो रहा था कि मैं एक ऐसे पल का साक्षी बनने वाला हूँ जिसका मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। इस वक्त मजदूर जहाँ खुदाई कर रहे हैं उसके ठीक नीचे उम्मीद है उस दीवार के होने की जिसे मंदिर को चौड़ा करते वक्त बनाया गया था। अगर रिटर्निंग वॉल यहाँ मिल जाती है तो इसका अभिप्राय यह होगा कि मंदिर का घेरा इतने ही दायरे में है, और अगर दीवार नहीं मिलती है तो यह उम्मीद जगेगी कि मंदिर का विस्तार और भी रहा होगा। वैसे एक बात तो तय है कि इस मंदिर के गर्भगृह की बनावट अब तक मिले तमाम मंदिरों की अपेक्षा बिल्कुल अलग है। इसमें प्रवेश का मार्ग पश्चिम की ओर से है और इस वक्त प्रोफेसर अशोक सिंह मुझे समझा रहे हैं कि कैसे इसके प्रवेश द्वार पर 2 विशाल खंभे लगे रहे होंगे जिनके निशान अब भी यहाँ मौजूद हैं। ऐसी निशानियों को देखकर, ऐसे प्रमाणों से के आधार पर ही ये लोग तमाम निष्कर्षों पर पहुँचते हैं। और इस वक्त प्रोफेसर सिंह मुझे समझा रहे हैं इस मंदिर के वास्तु के बारे में, इसके स्थापत्य के बारे में। इस मंदिर का स्थापत्य अब तक मिले तमाम मंदिरों के स्थापत्य की तुलना में बिल्कुल अलग और बहुत ही विशिष्ट है। इस वक्त मेरे साथ हैं आर्य महिला डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रविशंकर पांडे। बभनिया उत्खनन में प्रोफेसर सिंह के दाहिने हाथ के रूप में इन्होंने काम किया है और इस उत्खनन के दौरान कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इन्होंने ध्यान दिया है जिनके बारे में हम आगे चलकर यह कह सकते हैं कि ये बिंदु मील का पत्थर साबित होंगे। इन्होंने हमें क्या क्या बताया, कौन कौन से राज खोले, गुप्त काल से लेकर शुंग कुषाण काल तक के, हम उसके बारे में जानेंगे 5वीं कड़ी में।